हेलो बच्चों, वेलकम। अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग टॉपिक अपना वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है इसका पहला, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हमें इंटरफेरेंस के बारे में बेसिकली हमें समझना है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, इंटरफेरेंस से जुड़ी हुई बेसिक बातें क्या हैं। इंटरफेरेंस का टॉपिक ऐसा है टॉपिक बच्चों आपके पास, क्योंकि आप लैब करोगे तो लैब में भी इस टॉपिक का इस्तेमाल होता है। आप न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस की थ्योरी के बारे में आपसे बात की जाती है, उसकी बेसिक कंडीशंस के बारे में बात की जाती है। तो इंटरफेरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं कहूँ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो आने वाले समय में आप सुपरपोजिशन जुड़ी हुई कई सारी बातें पढ़ोगे। आप कम्युनिकेशन में हो तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। आप होलोग्राफिक टेक्निक में इंटरफेरेंस के इम्पोर्टेंस को समझते हो। इवन क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीज़ें जो आज आगे आ रही हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग ये फ्यूचर है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ पर भी हम क्वांटम कंप्यूटिंग की जब बेसिक सीखना शुरू करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक हमें सीखनी पड़ती है और उसमें हमें डबल स्लिट जो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था उसको समझना पड़ता है। इंटरफेरेंस की बेसिक्स वहाँ भी काम देती हैं और फिर उसके थ्रू हम स्टेट की प्रॉपर्टी, वेव फंक्शन, कोलैप्स और सारी क्वांटम की प्रॉपर्टी सीखते हैं। तो इंटरफेरेंस इज़ ट्रेडिशनल टॉपिक है हमारा, बट आज की टेक्नोलॉजी में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हमने ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से इसका बेसिक सीख रखा है तो फिर हमें आगे उसको एक्स्ट्रापोलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, तो अगर ऑप्टिक्स की बात, इंटरफेरेंस की बात करें हम, तो सबसे पहले तो हमें वेव के बारे में बात करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे लाइट वेव के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी कि लाइट इज़ अ वेव। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लाइट इज़ अ वेव, पर ऐसा नहीं था कि ये चीज़ बहुत आसानी से लोगों ने अडॉप्ट कर ली थी या बहुत आसानी से इसको शुरू से ही मानते आ रहे हैं लाइट इज़ अ वेव। अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करूं, जो कि मुझे लगता है बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं कैसे उन्होंने इस तरह की चीज़ें सोची हैं उसको भी थोड़ा जानना इंटरेस्टिंग होता है, जुड़ाव लगता है इस विषय के साथ में। तो अगर मैं नाम लूँ तो एक जो सिस्टमैटिक फिजिसिस्ट जो एक रहे हैं तो रॉबर्ट हुक और आइजैक न्यूटन, ये दो माने जाते हैं। उसमें से आइजैक न्यूटन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। न्यूटन ने जब डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में अप्लाई करना शुरू किया तो उन्होंने वेव के थ्योरी के बारे में भी काफ़ी कुछ बात की। वेव के लिए भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रस्तुत किया और मैकेनिकल वेव जिसको आप कहते हो, मतलब वो वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे भूकंप की तरंगें हैं, समुद्र की तरंगें हैं, हमारी ध्वनि है, हम बोलते हैं तो कमरे में दूसरे कोने बैठा हुआ व्यक्ति हमारी आवाज़ क्यों सुन पाता है, क्योंकि कमरे में हवा है। हवा एक मीडियम की तरह से वहाँ पर जाता है। तो हवा के मॉलिक्यूल हमारी आवाज़, जो हमारे गले के कंपन है, हमारे मसल्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो जो हमारे मुंह के अंदर की हवा है उसको ट्रांसफ़र होता है और फिर वो हवा हमारे मुंह और नाक से निकल करके वो जो वाइब्रेशंस हैं वो मीडियम में जाते हैं और फिर आपके कान पर टकराते हैं और कान के अंदर के मैकेनिज्म उसको सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन तक देती है, हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो रास्ते में हवा है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही आप तक आवाज़, वो एनर्जी ले जा रही है। ये जो वेव चलती हैं जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लाइट के बारे में जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि भाई लाइट भी तो वेव है, तो वो जो समुद्र की लहरें हैं या जो वो भूकंप की तरंगे हैं या जो आवाज़ है, क्या इससे अलग वेव थोड़ी होगी। हाँ ठीक है, बोलते हैं तो सुनने में इन्वॉल्व होता है, कान इन्वॉल्व होते हैं तो सुनाई पड़ता है, देखने में आंखें इन्वॉल्व होती हैं तो हमें दिखाई पड़ता है। तरंगे तो वही होंगी, तरंगे तो तरंगे होती हैं। मतलब कहने का है कि शुरुआत में प्रकाश के बारे में लोगों का जो विचार था वो साउंड जैसा ही था, जैसे जस्ट लाइक अ साउंड वेव, वैसे ही कुछ लाइट वेव भी होती है। तो इसको लेकर के न्यूटन के समय में भी ये बात थी कि अच्छा ये बताओ, ध्वनि तो हमने कमरे में बोली, कमरे के दूसरे कोने तो सुनाई पड़ी, तो वहाँ तो हवा है, बात हो गई। लेकिन रोशनी तो बहुत दूर से आती है, सूर्य से आती है पृथ्वी पे, जो कि बहुत दूर है। और चूंकि ग्रेविटेशन वगैरह पे काम कर रहे थे न्यूटन, तो उनको अंदाजा था कि केपलर के लॉ से वो जानते थे कि कई करोड़ किलोमीटर की मामला है सूर्य से पृथ्वी के बीच का। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा। तो उस ज़माने में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, न्यूटन के ज़माने में ही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ईथर का, कि ये जो प्रकाश, जो पूरा विश्व है, ये एक पूरा ब्रह्मांड एक स्विमिंग पूल जैसा है।
जैसे स्विमिंग पूल में बहुत सारी मान लो एक पूल है, स्विमिंग पूल क्या करो, एक तालाब है, में बहुत सारी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, घोंगे हैं, बहुत कुछ हैं। तो आप सोचो वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड एक पूल है जिसमें कुछ सितारे हैं चमक रहे हैं, उसके चारों तरफ कुछ प्लेनेट है चक्कर लगा रहे हैं, हमारा प्लेनेट भी वैसा एक प्लेनेट है। लेकिन जैसे उन मछलियों के इर्द गिर्द पानी होता है, मछलियां भी पानी अपने अंदर लेती हैं, गिल से बाहर निकालती हैं, उससे ऑक्सीजन लेती हैं, जिंदा रहती है। वैसे ही इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर भरा हुआ है, ईथर है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम की बात है, ईथर है। और वो ईथर सूर्य से पृथ्वी के बीच में है, हर तरफ है, हवा में ईथर, हर तरफ ईथर 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 था। तो जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो इसी माध्यम से होते हुए वो पृथ्वी तक आता है। मतलब ये माना गया न्यूटन के ज़माने में भी कि इस माध्यम से चलते हुए प्रकाश हम तक पहुंचता है। फिर न्यूटन ने एक समय था सोचा कि प्रकाश को हम तरंग के रूप में माने, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुई उनको ईथर की इलास्टिसिटी के साथ, और बहुत बहुत कुछ वो हिस्टोरिकल हुआ। फिर अल्टीमेटली न्यूटन ने एक नया विचार रखा कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है। जैसे मोमबत्ती जलती है तो कैंडल जलने के साथ उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते हैं, इसकी वजह से वो वैक्स जो है वो लाइट के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे होता है ना कि मोम गल गया तो मोम गया कहाँ गया, तो वो मैटर था, वो लाइट के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। ये न्यूटन की थ्योरी थी। लेकिन उस थ्योरी के साथ क्या था, वो थ्योरी बहुत सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसने रिफ्लेक्शन को समझाया, रिफ्रैक्शन को समझाया, बट इंटरफेरेंस ऑफ ये सब घटनाएं वो नहीं समझा पाया। ये बात न्यूटन को भी थोड़ा खटक रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और बहुत कुछ होते 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 1678 में जाकर के हाइगन ने 1678 में 1678 में एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जिसको हम कहते हैं लाइट का वेव कॉन्सेप्ट। प्रकाश तरंगों से मिलके बना, तरंग व्यवहार रखता है। लेकिन उनके पास भी इससे जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था, फिलॉसफी थी, फिलॉसफिकली इसको एक्सप्लेन किया जा रहा था। और इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही, हमें बात कर रहा हूँ 1678 में हाइगन की थ्योरी से, कि कैसे हाइगन ने कहा कि प्रकाश, लाइट के पास वेव नेचर होता है। और फिर हाइगन ने लाइट के प्रोपोगेशन के लिए एक थ्योरी दी थी, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी थी। सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में होता है कि उन्होंने कहा था कि प्रकाश के चारों तरफ के जो पार्टिकल होते हैं वो एक वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं। इस तरह से एक वेव फ्रंट क्रिएट होता है, और ये वेव फ्रंट जब चलता है तो अपने रास्ते में जितने मीडियम के पार्टिकल आते हैं उन सारे मीडियम के पार्टिकल को ये एक सेकेंडरी वेव सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सेकेंडरी वेव सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है तो हर पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह से काम करता है। अगर इनका हम लोकस मिला ले तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। फिर जो नया वेव फ्रंट होता है ये भी, इसका हर पॉइंट भी एक नए सोर्स की तरह से काम करता है। तो इस तरह से फिर आगे एक वेव फ्रंट क्रिएट होता है, और इस तरह से हमारी वेव जो है वो मीडियम में चलती रहती है, और वेव फ्रंट उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसे ये मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, इसने मीडियम में कुछ सेकेंडरी सोर्स डेवलप किए, उन सेकेंडरी सोर्स ने फिर आगे जा करके और भी सेकेंडरी सोर्स डेवलप किए, और इस तरह से वेव लगातार मीडियम में आगे बढ़ती रही। ये हाइगन का सिद्धांत था। कुल मिला के एक वेव थ्योरी थी जो कि उस समय एग्जिस्ट करना शुरू कर दी थी। बट प्रॉब्लम ये था कि क्या इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। फिर एक व्यक्ति आते हैं थॉमस यंग, और आपको जान के आश्चर्य होगा 1801 में थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको कि आपने पढ़ा है, डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हाइगन 1678 में कहते हैं, उसके बाद फिर मरमरा गए, ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए। उसके बाद आयलर आए, लैप्लास आए, बहुत सारे लोग आए। लेकिन कब हुआ, कब ये एक्सपेरिमेंटली कब हुआ, 1801 में ये प्रूफ हुआ कि भाई पार्टिकल इंटरफेरेंस कैसे, वेव थ्योरी से कैसे इंटरफेरेंस शो करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम यही बात करेंगे कि जब 1801 में जो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया उन्होंने। पहली बात, उन्होंने इंटरफेरेंस को पहली बार एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके दिखाया था। इंटरफेरेंस से जुड़ी हुई घटना, इसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसको पहली बार परफॉर्म किया था। ऐसा नहीं था कि जैसे ही थॉमस यंग ने इसको परफॉर्म किया दुनिया भर में थॉमस यंग की वाहवाही हो गई कि अरे वाह, क्या मतलब
गजब बुद्धि व्यक्ति है जिसने ऐसा काम कर दिया, इनको विरोध का सामना करना पड़ा, इनको ये बात प्रूफ करने में समय लग गया कि ये जो घटना है ये इंटरफेरेंस है, कि ये डिफ्रैक्शन है, कि ये कैसे है, क्या है, उसकी मैथमेटिकल थ्योरी को कैसे डिफेंड करना। इट वाज अ वेरी क्योटिक सिचुएशन। ऐसा ऐसा नहीं था कि बस आया और एकदम रातों रात सुपरस्टार बन गए। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ इनको प्रसिद्धि मिली, लेकिन शुरुआत जो थी वो इनको काफ़ी चैलेंजिंग रही। तो हमें अपने इस टॉपिक में इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है। तो मूल रूप से हमारा जो वेव कॉन्सेप्ट था वो ये कहता है कि लाइट इज़ अ वेव। अब मैं एक अनुभव की बात बताता हूँ। होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी एक वोकेबुलरी होती है, उसका एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, और उस टर्मिनोलॉजी के बेस पर ही हमको आगे पढ़ना होता है। बुक्स जो होती हैं, बुक्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। बुक्स, गुड बुक्स, ग्रेट बुक्स, जो ग्रेट बुक्स हैं, जो गुड बुक्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट, डोंट सर्च फॉर अ मास्टर, डोंट सर्च फॉर अ टीचर, जस्ट ट्राई टू गेट अ गुड बुक। आप किसी टीचर मिले मिले ना मिले ना मिले, बट डेफिनेटली यू विल गेट द नेम ऑफ अ गुड बुक। और आज के डेट में तो उपलब्ध है लाइब्रेरीज क्या, अब तो भाई हर चीज़ एक्सेसिबल है। तमाम तरह के ई कॉमर्स साइटों के थ्रू तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, एंड आई विल सजेस्ट कि परचेज करिए, इन्वेस्ट करिए। लेकिन बुक्स को पढ़ने में दिक्कत क्या होती है, हम सबको मालूम है बुक्स है। बुक्स जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड तरीके से अपने कुछ टर्म्स इस्तेमाल करती हैं, एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ वो काम करती हैं। बुक्स जब चीज़ों को समझाना शुरू करती हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक टर्म जो सब्जेक्ट के होते हैं उन्हीं की टर्म में बात करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दोज टर्म्स। अगर आप उन टर्म को समझते हो तो आप उस बुक में लिखी हुई 4 लाइनें समझ जाओगे, लिखी पढ़ी तुरंत समझ जाओगे, अच्छा ये कहना चाह रहा है। लेकिन जब आपको वो टर्म ही नहीं मालूम होंगे कि भैया ये टर्म लिखा क्या है, टर्म का मतलब क्या है, तो किताब कितनी भी अच्छी लिखी गई हो आपको समझ में नहीं आएगा। और यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे को किताब से भागते हैं या भाग रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों उसके लिए कर रहे हैं। अब टीचर क्या करते हैं, अब टीचर के साथ क्या है कि टीचर ने क्या किया, वो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को उन्होंने अपनी एक प्लेन लैंग्वेज में बोल दिया, प्लेन लैंग्वेज में बोल दिया। ठीक है, मैंने प्लेन लैंग्वेज बोल दिया, आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर अगले स्टेज पे क्या होगा, कभी ना कभी तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब से आपको वास्ता होगा ही। आप वो प्लेन लैंग्वेज लिखोगे तो उस आंसर की क्वालिटी जो होगी, वो जो आंसर की क्वालिटी होगी वो नहीं अच्छी गिनी जाएगी। आप मान लीजिए आपने भाषा लिखी, वो भाषा आपने किसी एग्जाम में लिखी या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने उसको बोली, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो भाषा पढ़ने पढ़ाने लेवल तक ठीक है, सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई इसलिए ऐसा कह दिया गया, बट अल्टीमेटली यू हैव टू यूज द terminology because that will increase your mental level or the level of understanding and the level of answer. That is very important. तो होता क्या है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे कि वेव के अंदर भी बात करूं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज, बहुत बड़ा चैलेंज है कि फेज ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद है, पूछते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसके बारे में जानते हो कि नहीं, वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में जानते हो कि नहीं, साइन रिप्रेजेंटेशन भी यूज होता है, कॉस रिप्रेजेंटेशन भी यूज होता है, दोनों में क्या अंतर है। अगर फेज नहीं मालूम है तो फेज डिफरेंस नहीं मालूम होता, फिर पार्ट डिफरेंस नहीं मालूम होता है, फिर ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, इस सब के बारे में, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ये तो फेज हाउ टू स्टडी द फेजर डायग्राम से आप कैसे करते हो। क्यों हम ये कहते हैं कि साइकिल होता है, हाफ साइकिल, 2 हाफ साइकिल्स एक कंप्लीट साइकिल को बनाते हैं, तो साइकिल थ्योरी कैसे आती है वेव के साथ में, ये सब चैलेंजिंग हो जाते हैं। अब जब आप किताब पढ़ते हो, जब ये सारे टर्म नहीं समझ में आते हैं तो फिर किताब ही समझ में नहीं आती, फिर बेहतर होता है कि भाई कोई हमको थोड़ा सा एक अब क्या कहूँ, हलवा तरीके से बता करके बढ़ा दे तो हम पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द वेव वेव द बेसिक्स ऑफ द वेव। वेव के बारे में हम एक फेजर एनालिसिस करते हैं, इसको हम फेजर एनालिसिस कहते हैं। दिस इज द फेजर एनालिसिस।
हम समझने का प्रयास करेंगे अपने फेजर डायग्राम से कि वेव के फ्रिक्वेंसी और इन सब की क्या बात होती है। ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा लगे कि अरे ये तो मैं जानता हूँ, वेरी गुड, इफ़ यू नो इट वेरी गुड, बट इफ़ यू डोंट नो इट एंड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देन जस्ट ट्राई टू लर्न दिस थिंग, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए मान लीजिए कि हम शुरुआत करते हैं अपनी एक इस तरह का एक सर्किल है जिसको कि इसका एक सेंटर है और सेंटर से मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी मान लीजिए वाई एक्सिस है। ऐसे भी हम नीचे भी कर देते हैं और ऐसे ही हम इधर भी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज पाथ है। बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज पाथ, अब यहाँ पर एक बात मैं लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज पाथ हम क्यों लेते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन। एक कन्वेंशन है जो कि हमेशा फॉलो करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर सपोज हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे पास एक कोई वेक्टर है इस तरह का जिसका ये हेड है, अब ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है बच्चों, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो अगर इसका हेड है जिसको हम कहें पॉइंट S, तो ये जब चल रहा है तो इसका ये एंगल है, दिस इज द थीटा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मूव करता है, जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो 180 डिग्री पहुँचेगा, यहाँ जाएगा तो 270 डिग्री पहुँचेगा और यहाँ आएगा तो वापस से वो 2 पाई पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू, ये जो डायरेक्शन है एंगल के एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन। याद रखना ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर हम इस तरह से घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस तरह से घूमना चाहेंगे तो उससे हम माइनस थीटा को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम अपनी इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर हमें एक चीज़ और करनी है, हम इसी के साथ में एक डायग्राम और बना लेते हैं, इसी के साथ में एक डायग्राम और बना लेते हैं, दिस इज द अनदर डायग्राम। ओके, अब क्या होगा, शुरू में हमारा पार्टिकल कहाँ था, एस पे था। ओके, कोई टाइम है, ये टाइम के साथ है, तो शुरू में हमारा पार्टिकल ओ पॉइंट से कर रहा था। इस ओ पॉइंट पर हमने कहा थीटा 0 एंगल की शुरुआत हो रही है। फिर क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ये पार्टिकल चल रहा है और पॉइंट एस पे पहुंचा, तो एंगल कितना है, एंगल मान लो 30 डिग्री, सपोज ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ हमने कुछ रहा 0 एंगल। अब इसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी एंगल के साथ कहूँ, टाइम के साथ चल रहा हूँ, चले अगर ऐसे है तो ज़रा समझे यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ से चला, उसके बाद जब पॉइंट यहाँ पे पहुँचा, इसको टाइम ना कहें, इसको हम टाइम ना कहें, इसको अभी हम कुछ चलो एंगल के साथ कह दे रहे हैं। तो यहाँ 0 था, 0 से जब पहुंचा तो ये जो पॉइंट है ये है 90 डिग्री, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है 180 डिग्री, ये जो पॉइंट है ये 270 डिग्री, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये है 360 डिग्री, ये है। तो जब आपका पॉइंट चलते चलते 0 से चला, जब चलते चलते ए पे पहुंचा तो कहाँ पहुंचा, इस जगह पहुंचा, ये पॉइंट पहुंच गया यहाँ पर, तो यानी 90 डिग्री पे आ गया। तो आपका पॉइंट ये है, ये कौन सी दूरी है, ये है दूरी पॉइंट ए की, ये लेंथ है इसकी, ये इसकी लेंथ है ये आपकी, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने इसको मिला दिया, ये पाथ था उसका, यहाँ से पहुंचा, फिर पॉइंट आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ आया और थोड़ी देर बाद वो बी पे पहुंचा। तो जब बी पे पहुंचा तो कितना एंगल हो गया था, 180। तो ये बी पे पहुंचा तो इसका एंगल हो गया 180। उसके बाद फिर चला, अब चला, अब अब देखो सेकेंड हाफ में आया है ना, ये जो सेकेंड हाफ है ये इसका सेकेंड हाफ है, ये इसका फर्स्ट हाफ है। तो फर्स्ट हाफ ये रिप्रेजेंट हो रहा था, सेकेंड हाफ आया, सेकेंड हाफ में आया और चलते चलते पॉइंट नंबर सी पहुंचा। तो पॉइंट नंबर ए था, ये पॉइंट नंबर ओ है, ये पॉइंट नंबर बी था, और धीरे धीरे चूंकि ये डिस्टेंस भी उतनी होगी जितनी ऊपर वाली थी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूँ, ये यहाँ से अब थोड़ा सा पेन हिल रहा है स्क्रीन पे लिखते समय इसलिए ऐसा दिख रहा है। और फिर उसके बाद फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचा और इस ये पार्टिकल यहाँ इससे पहुँच गया। तो आप देख रहे हो फर्स्ट हाफ में जो यात्रा थी और सेकेंड हाफ में यात्रा है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो शेप है, इसका शेप है, ये सेमी सर्किल नहीं है, इस तरह से नहीं है, और ना इसका शेप सेमी सर्किल है,
कि आप कहो कि ये दो सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल 1 है, सेमी सर्किल 2, दोनों को मिला के सर्किल बना देंगे। तो ये इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि ये फर्स्ट हाफ है, ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नहीं कि इनका शेप सेमी सर्कुलर है, इनका शेप सेमी सर्कुलर नहीं है। असल में इसको ड्रॉ करने के लिए हमने जो ये पाथ लिया है, ये पाथ एक सर्कुलर पाथ है, पीरियोडिक पाथ है। बेसिकली हम यहाँ पर एक पीरियोडिक पाथ लेना चाह रहे थे और सिंपल सा पीरियोडिक पाथ ये है। तो जब आप 0 से B तक जाते हो तो आप एक हाफ साइकिल पे मूव कर रहे हो, और जब आप B से O तक आते हो तो दूसरे हाफ साइकिल पे आप मूव कर रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और तरीका है, आप देखो, अब हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी चीज़ भी एक समझा सकते हैं। अगर हमारे पॉइंट S है, S से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, S से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो वो नॉर्मल Y एक्सिस पे गिरा, और मान लो गिरा पॉइंट नंबर 1 पे। फिर क्या हुआ, हमारा पॉइंट जो था वो S आगे बढ़ करके यहाँ पहुँचा। जब S हमारा वहाँ पहुँचा तो क्या हो जाएगा, अब उसका जो प्रोजेक्शन है Y एक्सिस पर वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा ये पॉइंट जो है खिसक के यहाँ पहुँचा, इस जगह पर ये सीधा है, तो ये पॉइंट A ही है, आपका A पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो जो वेक्टर था वो अब यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो जरा उसका प्रोजेक्शन देखिए, उसका प्रोजेक्शन जो था अब वो ये आ गया। अब पहले तो ऊपर जा रहा था प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू किया, ये पॉइंट नंबर 3 है। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचा इस जगह पर एरो, तो ये प्रोजेक्शन 4 था। फिर जब वो यहाँ पहुँचा तो अब मान लो प्रोजेक्शन 5 है, यहाँ पहुँचा प्रोजेक्शन 6 है। जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन 7 हो गया, जब यहाँ पहुँचेगा इसका प्रोजेक्शन 8 हो गया, और फिर यहाँ पहुँच गया तो इसका प्रोजेक्शन 0 हो गया। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 2, ये तो A है, ये है पॉइंट नंबर 3, इस समय ये पॉइंट नंबर 3 है। उसके बाद ये है पॉइंट नंबर 4, उसके बाद ये है पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ 5 क्या था, 6 था, मान लो कुछ है, पॉइंट नंबर 6 है, फिर है यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर 7, यह है कुछ पॉइंट नंबर 8। तो आप जैसे जैसे साइकिल पे मूव कर रहे हो, अगर Y एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करें तो हम वो सारे प्रोजेक्शन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फेजर एनालिसिस। यहाँ से एक वर्ड बार बार हमारे सामने आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई फेज एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेज। फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस में तो फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे, फेज कैलकुलेशन की बात करेंगे, फेज के लिए कंसेप्ट, फेज के लिए हम एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि अगर फेज 2 पाई है तो इंटरफेरेंस किस तरह का होगा, फेज π/2 है तो इंटरफेरेंस किस तरह का होगा। तो फेज वर्ड बार बार यूज होता है, फेज वर्ड जो होता है वो बार बार यूज होता है, इसलिए फेज वर्ड को हमें अच्छे से समझना है। तो अगर मैं इसके एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ, जस्ट लेट मी अलाउ टू राइट अ डेफिनेशन, तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि फेज इज अ पैरामीटर जो कि हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेव कहाँ है इसके बारे में बताती है, ठीक है, इसके बारे में बताती है। मतलब जैसे सोचो, जस्ट लेट मी ड्रॉ अनदर सर्किल, ये है, ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ओके। अब क्या हुआ कि इस समय हमारा पॉइंट यहाँ पे था, ये था हमारा जो पाथ चल रहा था, यहाँ पर कितना है, थीटा 30 डिग्री से। फिर वो यहाँ पहुँचा तो थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। फिर जब यहाँ पहुँचा, मान लो चलते चलते इस तरह चलते चलते इस रास्ते चलते चलते यहाँ पहुँचा, तो मान लो थीटा हो गया 220 डिग्री। तो हम इस पाथ पर किसी, अब मान लो टाइम भी चल रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा पार्टिकल कहाँ मौजूद है इस पाथ पर, इसको हम किसके टर्म में शो कर रहे हैं, हम एंगल के टर्म में शो कर रहे हैं। तो असल में जब ये पूरा पार्टिकल चल रहा है और जब ये इस तरह का उसका पाथ का लोकस ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि एंगल चेंज हो रहा है।
और जो एंगल होता है ये क्या होता है, ये वेव को रिप्रेजेंट करता है। वेव को हम इसी एंगल के चेंज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सारा मामला पीरियोडिक हो रहा है तो ऐसा करने के लिए या तो हम साइन या कोसाइन का यूज करेंगे। तो जब आप साइन को यूज करोगे तो साइन ऑफ सम थीटा होगा ना, और वो थीटा ही यहाँ पर इसकी पोजीशन को बता रहा है कि पार्टिकल इस पाथ पर किसी पर्टिकुलर समय में कहाँ है। तो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा हो रहा है उसकी स्थिति को, इसीलिए इसको फेज टर्म कहते हैं। जैसे आप फेज ऑफ मून कहते हैं ना, कि मून की कलाएं, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, किस फेज में है वो पूर्णमास फुल मून है या न्यू मून है, उसके बारे में आप बात करते हो। तो वैसे ही थीटा इज समथिंग जो कि वेव पीरियोडिसिटी को शो कर रहा है। थीटा 0 से 360 फिर 0 फिर 0 से 360 हो रहा है, इसका मतलब पीरियोडिसिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और वो उसके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। तो आप ये कहोगे कि एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ एनी मतलब कोई भी टेस्ट पार्टिकल आप कहो ऑन द वेव इज गिवन बाय अ टर्म कॉल्ड फेज। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम भाषा के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसा मैं इसको लिख देता हूँ, जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेज। तो यहाँ पे लिखा है बाय स्पेसिफाइंग the place and time, the phase of wave tells whether a maximum amplitude point or maximum amplitude point comma minimum amplitude point or something between will appears at that place and time। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो फेज इज द आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन that describe the wave। तो आप ये कह रहे हो कि फेज जो होता है वो एक आर्गुमेंट होता है उस फंक्शन का जो कि वेव को रिप्रेजेंट करता है। जो कि वेव हमारी पीरियोडिक है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा, जो पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करे, और वो कैसा हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है या कॉस फंक्शन हो सकता है। तो फेज क्या बताता है, फेज टर्म बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारी वेव का कौन सा हिस्सा आने वाला है, हमारी वेव किस तरह, मतलब वेव का पीक आएगा कि वेव का क्रस्ट ट्रफ होता है। आई होप आप ये बात जानते हो कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, बिकॉज ये इसका यही मैक्सिमम पार्ट होता है और इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये वाला निगेटिव डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होता है साइकिल का, इसे हम यहाँ पर ट्रफ कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस टाइम पर क्रेस्ट रहेगा, ट्रफ रहेगा, उसके बीच की जगह रहेगी, उसको हम फेज से बता सकते हैं। जैसे हमने कहा पॉइंट नंबर बी कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो पॉइंट नंबर बी 120 एंगल है। तो अगर ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये 180 यानी कि पाई है, तो 120 कहाँ होगा, 120 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये जो पॉइंट बी है वो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि उस समय हमारा एंगल 120 है। तो एंगल के टर्म में हमने अपने फेज को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, हम अपने फेज को एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे अगर हमने कहा हमारी वेव को कैसे रिप्रेजेंट करो, y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग, तो जो ब्रैकेट के अंदर समथिंग होता है इसी को हम फेज कहते हैं। इसकी वैल्यू समय के साथ अगर चेंज हो रही तो ये दिखा रहा है कि जो पार्टिकल है वो इस तरह से पीरियोडिकली अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है।
अब इसी फेज से हम साइन और कॉस के बारे में बात कर सकते हैं, इसी फेज से हम बात कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू इट। कैसे हम बात करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पाथ है, ठीक है, एक पाथ ये है, और लेट अस ड्रॉ अनदर पाथ, एक और पाथ है। ये हमारे पास दो पाथ हैं, सर्कुलर पाथ है। अब आप समझो, यहाँ पर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा ये इस तरह के है, यहाँ पर भी हमने इस तरह का उसके करस्पॉन्डिंग बना दिया। अब सोचो बच्चों कि आपका पॉइंट जो है वो इस पॉइंट नंबर ओ पे है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही? पॉइंट नंबर ओ से। तो अगर पॉइंट नंबर ओ से शुरू हो रहा है, अब चलना शुरू किया, तो पॉइंट नंबर ओ से चलना शुरू किया, उसके बाद फिर एंगल बढ़ता गया, तो ये हो गया पाई/2। पाई/2 मतलब पॉइंट ए, तो पॉइंट नंबर ए पहुंचा। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो यहाँ चलते चलते पॉइंट ए पहुंचा, तो ये वेव ऐसे रिप्रेजेंट हो गई, ये पॉइंट नंबर ए के लिए। फिर वो इधर चलना शुरू किया, पॉइंट नंबर बी पहुंचा, यहाँ पे एंगल कितना हो गया इसका, यहाँ एंगल पाई हो गया, तो ये पाई है आपका, ये ऐसे हुआ, पाई हुआ यहाँ पर। उसके बाद फिर वो यहाँ चला 270 पहुँचा, 270 यहाँ पर ये पूरा पाथ करते हुए, तो फिर वो इसका ऐसे पहुँच गया और फिर वापस वो पहुँचा, तो इस तरह से हो गया, ये सब मिला रहेगा। तो इस तरह से हमारी एक वेव बन गई। वेव की शुरुआत कहाँ हुई थी? जीरो से। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले जो थीटा जीरो होने पर जीरो दिखाए, थीटा 360 होने पर फिर जीरो दिखाए, थीटा पाई/2 होने पे 1 दिखाए, और थीटा 3 पाई/2 होने पर भी 1 ही दिखाए इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम पाएंगे कि साइन थीटा ऐसा टर्म है जो कि ये सारे लक्षण दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका कर्व है बच्चों, इस कर्व को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y इक्वल टू, अगर मान लो ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, इसको मान लो y0 है, तो y इक्वल टू y0 साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है? जीरो, जब एंगल जीरो होता है वो अपनी यात्रा पॉइंट नंबर जीरो शुरू करता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा मान लो कि पार्टिकल पॉइंट ओ पे नहीं, वो यहाँ खड़ा है, पॉइंट नंबर ए पे खड़ा है, वो शुरुआत ही वहां से कर रहा है। वो अपनी शुरुआत तब कर रहा है जब उसका ये जो हाइट है ये ए है, मतलब ये वाई नॉट। अब जैसे ये इस जगह पे था, इस जगह पे था, यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचा, तो इसने कितनी हाइट गेन कर ली? y0। तो शुरुआत में ये जीरो था, ये y0 से शुरू, y0 पहुंचा, तो आपने शुरू शुरू किया, y0 पहुंचे। वैसा जैसे कोई आदमी है, बहुत गरीब है, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उसके पास उसका बैंक बैलेंस जीरो था। जब उसके पिताजी ने उसका खाता खुलवाया तो उसमें बैंक बैलेंस कुछ नहीं था, थोड़े बहुत पैसे पिताजी ने डाले थे। फिर धीरे धीरे कमाते 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 आज वो उसके पास मान लो 1 करोड़ की संपत्ति है, कुछ समय बाद उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति हो गई। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो पैदा ही हुआ 10 करोड़ की संपत्ति के साथ, भाई वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पिता, मतलब पुत्र होने की वजह से पिताजी का उतना हिस्सा उसके पास था ही, तो पैदाइशी करोड़पति था, मतलब वो पैदा होने बाई डिफॉल्ट करोड़पति था। तो शुरुआत कहाँ से की? उसने शुरुआत अपनी 1 करोड़ से ही की। तो अगर हम कहें तो वो जब उसके शुरुआती बिंदु जो था वो पॉइंट ए था, और ये जो हाइट थी y0 है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ चलना शुरू किया, तो जब पॉइंट बी पहुंचा, पॉइंट बी पहुंचा, अब जब पॉइंट बी पहुंचा तो एंगल कितना हो गया उसका? अब उसका एंगल जो हो गया वो यहाँ से हो गया 90 डिग्री, भाई पाई/2 है यहाँ पर। अब जब पाई/2 हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो, अब पाई/2 तो ये था ना, ये वाली थी वैल्यू पाई/2, तो पाई/2 होने पर वो बिल्कुल यहाँ पहुंच गया, यानी कि इस पॉइंट पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो जीरो आएगा। तो प्रोजेक्शन कितना आ गया? जीरो। भाई ये हाइट, ये y0 हाइट थी, मैं इसको बता देता हूँ। जब वो यहाँ पे था तो उसकी हाइट y0 थी, जब यहाँ पहुंचा तो उसका प्रोजेक्शन कितना था? y0 से कम हो गया। जब यहाँ पहुंचा तो प्रोजेक्शन और कम हो गया, और जब यहाँ पहुंचा तो y एक्सिस प्रोजेक्शन जीरो हो गया, तो ऐसा हो गया। उसके बाद जब वो इधर चलना शुरू किया तो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन बढ़ना शुरू किया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ना शुरू किया। कहाँ? जब ये यहाँ से 180 पहुंचा, तो जब 180 पहुंचा तो यहाँ आ गया। अब जहाँ शुरू किया तो वहाँ से 180 शुरू किया तो यहाँ आ गया पाई पे। उसके बाद फिर उसने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, 270 पहुंचा, अब यहाँ से 270 पहुंचा पॉइंट नंबर ओ पे, तो 270 पहुंचा तो ये पॉइंट नंबर ओ है, फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे जीरो हो गया। फिर यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट ए पे गया, जब आगे बढ़ा तो उसका प्रोजेक्शन बढ़ा, तो फिर वो यहाँ पहुंचा, तो जब एंगल हो गया 2 पाई तो यहाँ पहुंचा जहाँ पहले था। तो देखो, जिस जिस पार्टिकल ने शुरुआत ओ से की थी, ओ ऐसा बिंदु था, अगर आप यहाँ बल्ब जलाएं
तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे आएगा, 0 आएगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसका प्रोजेक्शन ऊपर की दिशा में बढ़ता जाएगा। प्रोजेक्शन को बहुत जरूरी ध्यान रखना, हम परछाई की बात कर रहे हैं कि इस बिंदु की इस वाई एक्सिस पर परछाई क्या होगी, उसी के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ, बस खाली इतना अंतर हो गया, ये दोनों ग्राफ आपको अलग दिख रहे होंगे ना, दोनों ग्राफों में अंतर दिख रहा है आपको। अंतर क्यों दिख रहा है, क्योंकि पहले ग्राफ में पार्टिकल ओ से शुरू होता है अपनी यात्रा, दूसरे ग्राफ में पार्टिकल ने अपनी यात्रा ओ की तुलना में π/2 फेज से आगे शुरू की। तो हम कहें यहाँ पर शुरुआत शुरू होती थीटा 0 से और यहाँ शुरुआत होती थीटा π/2 से। अगर दोनों की तुलना करें तो ओ की तुलना में π/2 आगे है ना, अमीर आदमी है, पैदाइशी और करोड़पति है, तो उसका एम्पलीट्यूड शुरू से हाई था। तो हम अब देखो हमें थीटा की आवश्यकता पड़ी ना, हमें इन दोनों कर्व को आपस में अंतर समझाने के लिए थीटा की आवश्यकता पड़ी, और थीटा को हम फेज कह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इन दोनों कर्व में क्या अंतर है, इन दोनों कर्व में π/2 के फेज का अंतर है। भाई इस दूसरे वाले कर्व में जहाँ से पॉइंट ए शुरू हो रहा है, पहले वाले कर्व में जहाँ बी शुरू हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ π/2 है, यहाँ 0 है, घटाओगे तो π/2 ही तो आएगा। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई, अगर हम कहें डेल्टा थीटा कहें तो π/2 है। कौन सा कर्व इस सेकंड वाले कर्व, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस सेकंड वाले कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऐसा जिसका थीटा 0 होने पर उसके लिए वैल्यू 1 हो, जिसका थीटा 360 होने पर भी वैल्यू 1 हो, जिसका थीटा π/2 होने पर 0 हो, और जिसका थीटा 203 π/2 होने पर भी 0 हो। तो ऐसा कौन शो करता है, ऐसा कॉस शो करता है। तो यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम y = y0 cos थीटा ये कर्व इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों एक बात आप यहाँ पर जरा समझो कि इन दोनों कर्व में हमने इस पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बच्चों आप इस्तेमाल क्या कर सकते हो, एक तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो y = सम एम्पलीट्यूड, मान लो हम a मान लें, y = सम एम्पलीट्यूड साइन थीटा यूज कर सकते हो, या y = सम एम्पलीट्यूड कॉस यूज कर सकते हो। दोनों में क्या है, ये थीटा 0 से अपनी यात्रा शुरू करेगा और ये थीटा π/2 से तुलना में इस्तेमाल करेगा। तो इसकी शुरुआती वैल्यू 0 होगी, इसकी शुरुआती वैल्यू 1 होगी, और 1 इंटू एम्पलीट्यूड जो भी हो वो होगी, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, कॉस की वैल्यू 1 होगी, यहाँ साइन की वैल्यू 0 होगी। तो ये दोनों ही फंक्शन जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ही फंक्शन पीरियोडिक बिहेवियर को शो करते हैं, वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्याप्त हैं। तो हमको पहली बात तो ये पता चल गया कि हम साइन या कॉस में से किसी का भी यूज करके अपनी पीरियोडिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे सामने लग गई, हाथ में लगी है हमारे सामने। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पर। एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, अब जरा हम इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन में ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, और मेरे ख्याल से आप लोग को भी शायद कुछ लोगों को हो कन्फ्यूजन, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक कर्व, हमने एक एक्सेल सिस्टम बनाया, एक दूसरा एक्सेल सिस्टम हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये है। अब एक सवाल ये होता है कि भाई इसमें हम यहाँ पर क्या रखें, मान लो x ले रहे हैं, मान लो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस ये ले रहे हैं कोई वेव के लिए, और ये जो है ये है उसका डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, यानी ये y ले रहे हैं। अब हमारी वेव जो है वो इस तरह से मान लो चल रही है, इस तरह से हमारी वेव चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट है। दो लगातार क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, दो लगातार क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लैम्डा नाम देते हैं, वेवलेंथ नाम देते हैं। ऐसे एक ट्रफ यहाँ है, अगर आगे जा कर के ये ट्रफ बनेगा तो इन दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहेंगे। या आप वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, जहाँ से चला उसके बाद उसने पहले हाफ साइकिल चला, फिर उसने बाकी दूसरा हाफ साइकिल चला, तो ये जो कंप्लीट एक साइकिल करने में जितनी डिस्टेंस कवर कर ली उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो टू सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की दूरी हमने वेवलेंथ कहा, टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को हमने वेवलेंथ कहा, या एक साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वेव ने उसको हम वेवलेंथ कह रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये एक्स डिस्टेंस क्या है, आप तो अभी साइकिल पे चल रहे थे, साइकिल में तो ये तो
कोई डिस्टेंस तो एंगल पे चल रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक सोर्स है, वहाँ से ऐसे वेव निकलती हुई, मान लो वेव निकल रही है वहाँ से, सपोज आपने वेव को निकल रही, तो वेव निकलने के साथ साथ वो कुछ डिस्टेंस कवर करती जा रही है ना, तो अब वो वेव v वेलोसिटी से चल रही है, x डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन हॉरिजेंटल में वो केवल इस तरह से y इधर प्लस और माइनस ही जा रही है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप तो रस्सी ली और रस्सी को ऐसे हिला रहे हो, रस्सी जब हिला रहे हो, आपका हाथ हिल रहा है, तो रस्सी में इस तरह से वेव्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो वेव, आपके हाथ की एनर्जी इस तरह से आगे बढ़ रही है, बट ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेव उस रिपल्स का आगे बढ़ना हुआ, ये हो गया। तो अगर हम x डिस्टेंस लें तो ये आपका लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप समझो, वेव की वेलोसिटी क्या थी? वेव की जो वेलोसिटी थी वो थी आपकी v, ठीक है। डिस्टेंस क्या था? अब जो डिस्टेंस वेव चल रही है वो डिस्टेंस है x, तो हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम x को वेव वेलोसिटी से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? t। तो यानी कि इस ग्राफ को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे t में। करना क्या होगा, जहां x है, इस x वाले पैरामीटर को v से डिवाइड कर दो। तो मान लो आपकी वेव है जो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और x है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया v से, तो x जो भी था उसको v से डिवाइड कर दिया। अब जो कुछ भी आ रहा है ना, ये आपका समय आ रहा है, तो समय आ रहा है तो आपने सेकंड में लिख दिया। तो अब वेव अभी भी ऐसे बनी रहेगी, वेव तो हमारी ऐसी बनी रहेगी, लेकिन अब वो किस टर्म में दिखाई पड़ रही है, वो अब टाइम के साथ, उसका x एक्सिस टाइम से जा रहा है। तो कैसे हुआ, अगर हमने x एक्सिस वाली जो ग्राफ है उसको डिवाइड कर दिया वेव वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टाइम एक्सिस की एक टाइम एक्सिस वाला एक कर्व आ गया। अब यहाँ पर क्या था, पहले x एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस x थी, तो सारी डिस्टेंस जो थी वो लेंथ के रूप में नाप रहे थे आप, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी x के मतलब लेंथ के टर्म में होगी, ये भी दूरी आपकी लेंथ के टर्म में होगी। लेकिन अब तो x एक्सिस जो ये वाली दिशा है, ये आगे वाली टाइम है, तो अब ये दो क्रस्ट के बीच की दूरी क्या होगी, लेंथ तो होगी नहीं, क्योंकि आपकी टाइम है। तो अब की बार इसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। तो अगर हम मतलब अपनी इस हॉरिजेंटल एक्सिस को अगर हम टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को टाइम पीरियड कहेंगे। या कह लो, एक वेव को निकल करके पूरा एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम स्पेंड हुआ, जो टाइम उसने स्पेंड किया निकल करके एक साइकिल पूरा करने, मतलब 2 हाफ साइकिल पूरा करके एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम स्पेंड हुआ, वो टाइम उस वेव का क्या हो जाएगा, वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हम यहाँ एक चीज और कह सकते हैं, मान लो हमने 1 सेकंड का समय दिया, 1 सेकंड में जितने कम साइकिल पूरे हो गए, जैसे आपने कहा 1 सेकंड का समय है, तो 1 सेकंड में एक वेव ऐसे हुई निकली, उसके केवल 2 ही साइकिल पूरे हुए। तो अब हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। तो हम एक टर्म डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकेंड। फिर हमने एक दूसरी वेव को मौका दिया 1 सेकेंड का, उतनी देर में उसकी कई वेव्स निकल गई, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 साइकिल्स निकल गई, तो 5 साइकिल पर सेकेंड। पिछले केस में 2 साइकिल पर सेकेंड थे। तो इसका एक मतलब है, इसको हर्ट्ज कहेंगे, हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर ऑनर में ये SI इंटरनेशनल सिस्टम में कहा गया, दिस इज कॉल्ड द हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एक पैरामीटर आता है जो बताता है कि कितनी साइकिल किसी सोर्स से पर सेकेंड में एमिट हो रहे हैं, या किसी सोर्स से एक साइकिल निकलने में जितना समय स्पेंड हो रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, 1 सेकंड में जितने साइकिल निकल जाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिस्टेंस की टर्म में बात करें तो एक वेव निकलने में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम उसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वेवलेंथ है और जो टाइम पीरियड है ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हम कैसे कन्वर्ट कर पाए, जब हमने अपने ग्राफ में जो डिस्टेंस वाली एक्सिस थी, जब उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो हम टाइम पीरियड पे आते हैं। तो यानी वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होगा, और उस रिलेशन में किसका रोल आएगा? वेलोसिटी का।
ठीक है, वेलोसिटी का रोल आएगा। अब मतलब इस बात को समझ रहे हो ना कि एक्स पहला डायग्राम वेवलेंथ के टर्म में था, डिस्टेंस के टर्म में था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्टेंस थी। दूसरे डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, और पहले ग्राफ में जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्टेंस थी तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था वेवलेंथ। दूसरी डायग्राम में जब हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया टाइम पीरियड। और वर्टिकली जब डिस्टेंस की एक्सिस थी और वर्टिकली जब टाइम की एक्सिस हुई तो कैसे हुआ, जब हमने डिस्टेंस वाली एक्सिस को v से डिवाइड कर दिया तो हमने टाइम को पाया। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है, एक फॉर्मूला आने वाला है जो कहता है कि वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी v बराबर f इंटू लेमडा, और f जो होता है 1/t होता है, तो फार्मूला हो जाएगा लेमडा बाई टी। तो आप साफ साफ देख रहे हो बच्चों, साफ साफ देख रहे हो कि इस वेव वेलोसिटी की वजह से हमारा जो वेव का डिस्टेंस पैरामीटर था, मतलब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर में नापते हैं इसको, और जो टी होता है ये टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड को हम सेकंड में नापते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो इस तरह से लेंथ पैरामीटर है लेमडा, और फिर जब x में था और जब t में लिया तो यही चीज, ये चीज लेमडा जो था वो लेंथ पैरामीटर था, और टाइम में यही चीज t पैरामीटर हो गया। एंड हाउ लेमडा एंड t आर एसोसिएटेड, कि जब आप x को v से डिवाइड कर देते हो तब आप t पाते हो, वो v यहाँ अपना रोल दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ द वेलोसिटी ऑफ वेव, द वेवलेंथ ऑफ वेव एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव आर इंटरलिंक्ड, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार जब आपने फ्रीक्वेंसी को देख लिया तो हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकाल सकते हैं। इससे हम पैरामीटर निकाल सकते हैं ओमेगा, दैट इज द 2πf, और वैसे वेवलेंथ से हम पैरामीटर निकाल सकते हैं 2π/λ, दैट इज द k। तो इस तरह से ओमेगा और k, ये दो पैरामीटर हमें और मिलेंगे। फिर हमारे सामने सवाल आएगा, फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई नई चीज क्या, नंबर का अंतर तो आया होगा भाई, 2π कांस्टेंट है ना। लेमडा को 2π से डिवाइड कर दिया तो k आया, तो कुछ नया थोड़ी दिखाएगा, वो तो एक नंबर ही होगा। लेकिन इनकी अपनी फिजिकल मतलब है। ये धीरे धीरे हमको कहाँ ले जा रहे हैं, हमको धीरे धीरे फेज डिफरेंस को समझने की तरफ ले जा रहे हैं। बिकॉज जब तक हम फेज डिफरेंस नहीं समझेंगे हम कोहेरेंसी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन के बारे में ठीक से सही समझ पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। स्टिल सम डिस्टर्बेंसेस आर देयर, सो उसमें हम आपको फेज डिफरेंसेस के वैल्यू बताएंगे, और देन आगे हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।